पहला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत अपकेंद्रण बल पर आधारित होता है। अपकेंद्रीय बल वह बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। यह एक आभासी बल होता है जो अभिकेंद्रीय बल के समान तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं: क्रीम निकालने की मशीन, ड्राई क्लीनर, अपकेंद्रीय शोषक व अपकेंद्रीय पंप आदि। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होगी। प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। पानी में प्रकाश का चाल 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल अवरोही क्रम निर्वात, वायु, पानी व कांच आदि में है। इसमें सबसे कम प्रकाश की चाल कांच में होती है। यह मान 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? कौन सदिश राशि नहीं है? गति। गति सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि वे भौतिक राशियां जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी आवश्यक होती है। सदिश राशि वे भौतिक राशियां जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी आवश्यक होती है, जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, बल आघूर्ण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, रेखीय संवेग आदि। अदिश राशियां वे भौतिक राशि जिनमें केवल परिणाम होता है, अदिश राशि कहलाती है, जैसे गति, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान इत्यादि। अदिश राशि वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिणाम होती है, अदिश राशि कहलाती है, गति, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान इत्यादि। यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा? पिंड पर वजन घट जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति घटाने पर जी का मान बढ़ता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान घट जाता है और पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटाने पर जी का मान बढ़ेगा और पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान घटेगा। इसी सिद्धांत के आधार पर यदि पृथ्वी के घूमने की गति बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर किसी पिंड का भार घट जाएगा। जी का न्यूनतम मान भूमध्य रेखा पर और अधिकतम मान ध्रुव पर होता है। जी का अधिकतम मान ध्रुव पर होगा और न्यूनतम मान भूमध्य रेखा पर होगा। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गति को गैलीलियो ने परिभाषित किया। न्यूटन के गति संबंधी प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही बना रहेगा। यह जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। इसे गैलीलियो का नियम अथवा जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन ने सर्वप्रथम गति के नियम का प्रतिपादन किया था। न्यूटन नियम का प्रतिपादन किया, लेकिन गति शब्द का प्रयोग, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गैलीलियो ने किया था, लेकिन न्यूटन ने सर्वप्रथम गति के नियम का प्रतिपादन किया था। किस नियम के अनुसार सामान्य ताप और दाब पर सभी गैसें निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? अवोगाद्रो के नियम के अनुसार। अवोगाद्रो का नियम, इस नियम के अनुसार सामान्य ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 6.022 × 1023 होती है। इसे प्रायः n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर 6.022 × 1023 होता है। सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1907 से 1915 तक सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत को विकसित किया। आइंस्टीन के सापेक्षता का सिद्धांत को सामान्यतः सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। 1907 से 1915 तक सापेक्षता सिद्धांत को विकसित किया था। एक संवहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभिन्न विभव परिवर्तन होता है। यह घटना कहलाती है संवाहक में थॉमसन प्रभाव। यदि किसी तार के सिरे पर के तापों को नियत रखकर तार के बीच वाले भाग के ताप को बढ़ाया जाए और साथ साथ तार से होकर विद्युत धारा प्रभावित की जाए तो तार का पहला सिरा ठंडा और दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। तार में धारा की दिशा बदल देने पर गर्म एवं ठंडा भाग को आपस में बदल जाते हैं। इस प्रभाव को थॉमस प्रभाव कहते हैं। थॉमस प्रभाव, यदि तार के किसी सिरे पर से तापों को नियत रखकर ताप के बीच वाले भाग को ताप बढ़ाया जाए तो दोनों तरफ साथ ताप से होकर विद्युत धारा प्रभावित की जाए तो तार का पहला सिरा ठंडा होगा और दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। ताप
तार में धारा की दिशा बदल देने पर गर्म एवं ठंडे भाग भी आपस में बदल जाते हैं। इस प्रभाव को थॉमस प्रभाव कहते हैं। बीच में करंट दिया जाता है इसमें। आवर्धन कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? आवर्धन कांच में प्रयोग होता है उत्तल लेंस का। आवर्धन कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आवर्धन लेंस एक उत्तल लेंस होता है जिसका उपयोग पास की वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने में किया जाता है। इसके मुख्य फोकस के अंदर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा काल्पनिक तथा वस्तु से बड़ा होता है। आवर्धन लेंस इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्रक अथवा फोकस के मध्य रखी जाती है तब तब वस्तु का सीधा और बड़ी प्रतिबिंब दिखाई देता है। यह एक सरल प्रकाशिकी तंत्र होता है। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत वह है जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षीण चुंबकत्व प्राप्त कर लेता है। इसमें क्षीण चुंबकीय क्षेत्र में एक सशक्त चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात ये चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। किसी अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं का आपस आपस परमाणुओं का अपना स्वयं का अस्थायी चुंबक व द्विध्रुव आघूर्ण होता है। कुछ अनुचुंबकीय पदार्थ प्लेटिनम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमीनियम, ऑक्सीजन हैं। कुछ अनुचुंबकीय हैं पदार्थ प्लेटिनम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमीनियम, ऑक्सीजन है। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मूल कण होते हैं। प्रोटॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है और इस पर इकाई धन आवेश होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। इसकी खोज रदरफोर्ड को जाता है। न्यूट्रॉन एक सूक्ष्म कण है जिसका द्रव्यमान 1.67 into 10⁻27 के बराबर होता है, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं होता है। इसका खोज चैडविक ने किया था। किस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है? उसे क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं। प्रगलन ऐसी धातु क्रम प्रक्रिया जिसके अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है। प्रगलन में अयस्क को उसके क्वथनांक से ऊंचे तापमान पर अकेला या किसी उचित गलनांक के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। इस प्रक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होता है। निम्न में से कौन पीतल के घटक हैं? पीतल के घटक हैं जस्ता और तांबा पीतल के घटक हैं। पीतल के घटक हैं कॉपर तथा जस्ता। कॉपर 70% और जस्ता 30% होता है तांबा में। पीतल में तांबा जो होता है 70% और जस्ता 30% होता है। पीतल तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु होता है। तांबा प्राकृतिक में मुक्त एवं संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। तांबा प्राकृतिक में मुक्त और संयुक्त अवस्था में दोनों में पाया जाता है, जबकि जस्ता प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। जस्ता प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में नहीं, जबकि तांबा मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। यह संयुक्त अवस्था में विभिन्न अयस्कों के रूप में पाया जाता है। पीतल का उपयोग मूर्ति, बर्तन तथा अन्य वस्तु बनाने में किया जाता है। पीतल का प्रयोग। निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? CaO को। कैल्शियम ऑक्साइड CaO को अनबुझा चूना या क्विक लाइम कहा जाता है। यह सफेद छिद्र युक्त ठोस पदार्थ है। यह दुर्गलनीय पदार्थ है। यह जल के साथ तीव्र गति से प्रतिक्रिया करता है तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसका उपयोग अनेक रसायनों के निर्माण में किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? इसमें यह पहले बढ़ता और फिर घट जाता है। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे पर यह जंग हवा की नमी और ऑक्सीजन के कारण लगता है। लोहे पर जंग लगने से लोहा का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ फेरसोफेरिक ऑक्साइड होता है। यह भूरी परत के रूप में लोहे पर जम जाता है। इस प्रक्रिया में पहले लोहे का भार बढ़ता है और कुछ समय पश्चात लोहे का भार घटने लगता है। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहा जाता है? श्वेत धातु किसे कहा? प्लेटिनियम को। प्लेटिनियम एक श्वेत धातु है। प्लेटिनियम को सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। इसे एडम उत्प्रेरक भी कहते हैं। एडम उत्प्रेरक
प्लेटेनियम को कहते हैं। यह न तो वायु द्वारा ऑक्सीकृत होता है और न ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में भी न घुलेगा और न ही वायु द्वारा ऑक्सीकृत होता है प्लेटेनियम, जिसे सफेद सोना भी कहा जाता है। उत्कृष्ट उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार करना। उत्कृष्ट धातु वे धातुएं जो आर्द्र वायु के संपर्क में रहने के बावजूद क्षरण और ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण क्षरण और ऑक्सीकरण बहुत कम होता है, उत्कृष्ट धातुएं कहलाती है। जैसे चांदी, सोना, प्लेटिनियम और मरकरी हैं। वे धातुएं जो आर्द्र वायु के संपर्क में रहने के बावजूद क्षरण और ऑक्सीकरण बहुत कम होता है, उत्कृष्ट धातु कहलाती है। जैसे चांदी, सोना, प्लेटिनियम, मरकरी हैं। वे धातुएं ये धातुएं मुक्त एवं संयुक्त अवस्था दोनों में पाए जाते हैं। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण नहीं है। यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। शुद्ध जल में नमक को घोलने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। शुद्ध जल में नमक को घोलने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। शुद्ध जल में नमक को घोलने पर जल का क्वथनांक बढ़ेगा और जल का हिमांक घट जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालेंगे तो उसका क्वथनांक घट जाएगा। बायोगैस बायोगैस निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? बायोगैस में मीथेन। बायोगैस का प्रमुख अवयव मीथेन होता है, मीथेन गैस है। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत लगभग 50 से 65% होता है। बायोगैस का उत्पादन जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। बायोगैस कार्बनिक पदार्थ के अवायवीय रूप में टूटने से उत्पन्न गैसों का मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जिसमें मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग स्ट्रांसियम एसआर की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है, जबकि आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति, हरा रंग बेरियम के कारण और लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण लाल रंग और बेरियम के कारण हरा रंग दिखता है। लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधा को क्या नाम दिया गया है? लवणोभिद, लवण मृदोभिद कहते हैं। लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधा को लवण मृदोभिद कहते हैं। इस प्रकार के पौधा का विकास लवणीय मिट्टी में अच्छी तरह से होता है। अधिकांश लवणोभिद में पत्ते मोटे, पूरे रसीले, आमतौर पर छोटे आकार के होते हैं और अक्सर अक्सर दिखने में कांच के समान चमकीले भी होते हैं। लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधा का लवणोभिद कहते हैं। इस प्रकार के पौधे का विकास लवणीय मिट्टी में अच्छी तरह होता है। अधिकांश लवणोभिद में पत्ते मोटे, पूरे रसीले, आमतौर पर छोटे आकार के होते हैं और अक्सर देखने में कांच के समान चमकीले दिखते हैं। कवक पौधों में नहीं पाया जाता। कवक पौधा में क्या नहीं पाया जाता है? पर्णहरित। कवक हरित लवक रहित संकेंद्रीय संवहक उत्तक रहित थैलाफाइट है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। पर्णहरित विहीन होने के कारण कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, अतः यह विषमपोषी है। कवक हरित लवक रहित संकेंद्रीय संवहक उत्तक रहित थैलाफाइडा है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। पर्णहरित विहीन होने के कारण कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, यह विविधपोषी होता है। परागकण की सुपरिभाषा क्या है? परागकण की सुपरिभाषा है, परागकण का परागकेसर के क्लोम छिद्र तक हस्तांतरित होने की क्रिया को परागकण कहते हैं। परागकणों के परागकोश से मुक्त होकर उसी जाति के पौधा के जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागन कहते हैं। परागन किसे कहते हैं? परागकणों के परागकोश से मुक्त होकर उसी जाति के पौधा के जायांग के वर्तिकांग तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। परागन दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागन, परपरागन। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? पौधे अपना पोषक तत्व अपना मुख्यतः मिट्टी से प्राप्त करते हैं। अच्छा, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः मिट्टी से प्राप्त करते हैं। मिट्टी में प्राप्त जल तथा वायुमंडल में CO2 को ग्रहण कर पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। पौधे में होने वाली यह क्रिया हरित लवक या पर्णहरित की उपस्थिति में संपन्न होती है। जैसे 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 जल सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया कराने पर ग्लूकोज बनेगा, प्लस 6 अणु जल के अणु निकलेंगे, प्लस 6 अणु ऑक्सीजन के निकलेंगे। सेडार लॉर्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधा में से
बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी अनावर्तबीजी कहलाते हैं। अनावर्तबीजी अनावर्तबीजी बीजीय पौधे का वह सब-फाइलम है जिसके अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिनमें नग्न बीज होते हैं, अर्थात बीजांड तथा उसके विकसित बीज किसी खोल या फल में बंद नहीं होते हैं। इसमें अंडाशय का पूर्ण अभाव होता है, जैसे साइप्रस, पाइन, फर, सफ्रू, सेडार व लार्च आदि आते हैं। अनावर्तबीजी ये पौधा का वह सब फाइल है जिसके अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिसमें नग्न बीज होते हैं, अर्थात बीजांड तथा उसके विकसित बीज किसी खोल या फल में बंद नहीं होते हैं। इनमें अंडाशय का पूर्ण अभाव होता है, जैसे साइप्रस, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार व लार्च आदि आते हैं। निम्नलिखित में से निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन का उपयोग होता है। स्कर्वी, विटामिन सी, अस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। ट्यूबरकुलोसिस में बीसीजी का टीका लगता है। टेटनस के लिए एटीएस का टीका, एटीएस। टेटनस के लिए एटीएस। मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन, क्विनेन एवं पेलुड्रीन आदि है। मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन, क्विनेन एवं पेलुड्रीन आदि है। टेटनस के लिए एटीएस का है। ट्यूबरकुलोसिस के लिए बीसीजी। स्कर्वी के लिए विटामिन सी। लाल रक्त कणिका कणिका विहीन जंतु है। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु केचुआ है। केचुआ लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। यह संघ एनेलिडा समूह का जंतु है। केचुआ एनेलिडा समूह का जंतु है। इसमें रक्त का परिसंचरण बंद रुधिर वाहिनियों के द्वारा होता है। इनमें हीमोग्लोबिन रुधिर कणिकाओं में न होकर प्लाज्मा में घुला रहता है। इस संघ के कुछ जंतु एक लिंगी तथा कुछ बहुलिंगी होते हैं। इस संघ के कुछ अन्य जंतु जैसे समुद्री चूहा, जोंक, सीपी, कृमि आदि हैं। इस संघ के कुछ जंतु एक लिंगी तथा कुछ बहुलिंगी होते हैं। इस संघ के कुछ जंतु जैसे समुद्री चूहा, जोंक, सीपी, कृमि आदि आते हैं। केचुआ लाल रक्त विहीन जंतु है। यह संघ एनेलिडा समूह के अंतर्गत केचुआ आता है। एनेलिडा समूह में इसमें रक्त का परिसंचरण तंत्र बंद रुधिर वाहिनिका के द्वारा होता है। इसमें हीमोग्लोबिन रुधिर कणिकाओं में न होकर प्लाज्मा में घुला रहता है। इस संघ के कुछ जंतु एक लिंगी तथा कुछ बहुलिंगी होते हैं। इस संघ के कुछ अन्य जंतु जैसे समुद्री चूहा, जोंक, सीपी, कृमि आदि हैं। कार्बोहाइड्रेट के अपघटन उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? अंतिम रूप से ग्लूकोज बनता है। कार्बोहाइड्रेट के ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ का वर्ग है। ये रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि अपघटन के बाद ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं और ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन 1 अनुपात में होता है, हाइड्रोजन 2 होता है, ऑक्सीजन 1 होता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ का वर्ग है। ये रासायनिक यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक होता है जो कि अपघटन के बाद ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं और ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में होते हैं। अधिकतर एंजाइम होते हैं। अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अनेक जटिल प्रोटीन मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं में एंजाइम का कार्य करते हैं। एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है जो शरीर में लगातार होने वाले जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायता करता है। अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अनेक जटिल प्रोटीन मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं में एंजाइम का कार्य करते हैं। एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक होते हैं जो शरीर में लगातार होने वाले जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायता करते हैं। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत किया था? एडवर्ड जेनर ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत किया था। उन्हें प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने चेचक के टीका का आविष्कार किया था। एडवर्ड जेनर ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत किया। इन्हें प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्हें चेचक के टीका के आविष्कार के लिए जाना जाता है। जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे के चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? यह था जापान के प्रधानमंत्री का हत्या किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुभाषावाद पर एक भारतीय प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया गया जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है?
हिंदी भाषा को हिंदी भाषा को पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की बहुभाषावाद में सम्मिलित करने में भारतीय प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। हिंदी भाषा को संयुक्त राष्ट्र महासभा की अन्य भाषाओं में सम्मिलित कर लिया गया है। इसमें बांग्ला और उर्दू भी शामिल किया गया है। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने किया है? अब्दुल्ला राशिद ने। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला साजिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए अध्यक्षता चुना गया। अब्दुल्ला साजिद की अध्यक्षता में यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान पर महासभा की आपातकालीन बैठक का आयोजन किया गया। यूएनए महासभा में 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में हंगरी के राजनयिक शशिबा कुरेशी को नियुक्त किया गया है। ऑपरेशन गंगा यह यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक को स्वदेश लाने के लिए चलाया गया। यह यूक्रेन में छात्रों करीब 20,000 भारतीय फंसे थे। ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस निकालने के लिए। साकेत वन्यजीव अभयारण्य भूटान के पूर्वी भाग में स्थित अभयारण्य है और यह लगभग 740.60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह अभयारण्य बांग्लादेश के अधिकांश पृथक खानाबदोश जनजाति के लोगों का निवास स्थल है। सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य भूटान के पूर्वी भाग में स्थित अभयारण्य है और यह लगभग 740.60 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। यह अभयारण्य बांग्लादेश के अधिकांश पृथक खानाबदोश जनजाति के लोगों के निवास स्थल से संबंधित है। 18वां G20 शिखर समूह के नेताओं का शिखर सम्मेलन वर्ष 2023 में भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 17वां G20 समूह शिखर इंडोनेशिया में हुआ था और 2023 में सम्मेलन जम्मू कश्मीर में G20 होना था, लेकिन सितंबर 22 को जम्मू कश्मीर के स्थान पर नई दिल्ली में चयन किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ शांति के मामले में केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए रक्षक बल का प्रयोग नहीं करता, बल्कि विभिन्न देशों में शांति स्थापना करने के लिए करता है। शांति स्थापित अभियान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र अभियान में सर्वाधिक बजट अमेरिका का होता है। मई 2022 में इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात ने व्यापार मुक्त समझौता पर हस्ताक्षर किए। यह पहला मौका है जब इजराइल ने किसी अरब देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के साथ में हुआ है मई में। फरवरी 2021 में अंटार्कटिक में जलवायु निगरानी के लिए रूस ने अपना पहला उपग्रह आर्क्टिक्स एम्स लॉन्च किया था। विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के दूसरे मैच में नाबाद 73 रन की पारी खेलते हुए T20 इंटरनेशनल 3,000 रन बनाने का प्रथम खिलाड़ी बन गए थे। T20 किसके खिलाफ में यह था? विराट कोहली, इंग्लैंड के खिलाफ में। शिवसेना से अलग होकर 2022 में बीजेपी के समर्थन के एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री बनने के पहले शिवसेना के साथ रहते हुए महाआघाड़ी सरकार में शामिल थे एकनाथ शिंदे। हर घर तिरंगा अभियान भारत की आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में लोगों को अपने घर पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आजादी के अमृत महोत्सव के तत्वावधान में चलाया गया एक अभियान है। यह केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था। बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया गया था। बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लुप्तप्राय गिद्धों को बचाना। यह योजना उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के तर्ज पर चलाया जा रहा है। सुनंदनी कार्यक्रम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सुनंदनी कार्यक्रम के जरिए शैक्षणिक स्तर पर दक्ष बनाने की पहल की जा रही है। यह कार्यक्रम समाज कल्याण विभाग ने शुरू किया है। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित किया गया था? यह राजगिरी में हुआ था। प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में राजगिर में किया गया था। इसकी अध्यक्षता एक बौद्ध भिक्षु महाकश्यप ने किया था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के संरक्षण में किया गया था। प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी में किया गया। इसका अध्यक्षता एक बौद्ध भिक्षु महाकश्यप ने किया। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के संरक्षण में किया गया था। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त वंशीय शासक समुद्रगुप्त के दो पुत्र
रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय थे। गुप्त वंशीय शासक समुद्रगुप्त के दो पुत्र रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय थे। रामगुप्त एक कायर राजा था। रामगुप्त शकों द्वारा पराजित होने के बाद एक अपमानजनक संधि करके अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी को शक राजा को भेंट करने की बात की। इस संधि से अपमानित होकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या करके स्वयं को गुप्त वंश का राजा घोषित किया। गुप्त वंशीय शासक समुद्रगुप्त के दो पुत्र रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय थे। रामगुप्त एक कायर राजा था। रामगुप्त शक द्वारा पराजित होने के बाद एक अपमानजनक संधि करके अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी को शक राजा को भेंट करने की बात की। इस संधि से अपमानित होकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या करके स्वयं को गुप्त वंश का राजा घोषित किया। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था? पुष्पभूति पुष्पभूति संघ ने। छठी छठवीं 26 शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में पुष्पभूति ने वर्धन राजवंश की स्थापना किया। पुष्पभूति ने वर्धन राजवंश की स्थापना किया। वस्तुतः थानेश्वर के राजवंश का संस्थापक नरवर्धन ही था। थानेश्वर के राजवंश का संस्थापक नरवर्धन था। इसी के समय में इस वंश के राजाओं के नाम से अंत में वर्धन शब्द जुड़ा मिलता है। इसी कारण से यह वंश वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बांसखेड़ा तथा मधुबन के अभिलेखों एवं सोनपत और नालंदा से प्राप्त मुद्रा से वर्धन वंश के निम्नलिखित राजाओं के नाम प्राप्त हुए। नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन। पुष्यभूति वंश का पहला राजा नरवर्धन ही था। इस वंश का प्रमुख शासक हर्षवर्धन था। 26 शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी के प्रारंभ में पुष्पभूति ने वर्धन राजवंश की स्थापना किया। वस्तुतः थानेश्वर के राजवंश का संस्थापक नरवर्धन ही था। इसी के समय से इस वंश के राजाओं के नाम से अंत में वर्धन शब्द जुड़ा मिलता है। इसी कारण यह वंश वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध है। बांसखेड़ा तथा मधुबन के अभिलेख एवं सोनपत और नालंदा से प्राप्त मुद्रा में से वर्धन वंश के निम्नलिखित राजाओं के नाम प्राप्त हुए हैं: नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन एवं प्रभाकर वर्धन। पुष्पभूति वंश का पहला राजा नरवर्धन ही था। इस वंश का प्रमुख शासक हर्षवर्धन था। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? पेरिपल का अज्ञात लेख प्रथम शताब्दी में जो भारत तथा रोमन के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध का विवरण प्रस्तुत करता है। यह नौरा, मुसिरी, तोंडी, कोमारी जैसे पश्चिम तट के समृद्ध बंदरगाहों का उल्लेख करता है। इस काल में सबसे अधिक सोना तथा चांदी का आयात होता था। चेरो की प्राचीन राजधानी करूर से रोमन सुराहियों के टुकड़े तथा सिक्के मिले हैं। अरिकमेडु भारत रोमन व्यापार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल था, जहां देश के विभिन्न भागों से व्यापारिक वस्तुएं एकत्र की जाती तथा फिर यहां से रोम को भेजी जाती थी। रोम के साथ व्यापारिक संबंध में भारत को भी लाभ होता था। चेरो के अलावा कुषाण ने भी रोम साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। चेरो पेरिपल्स का अज्ञात रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंध किससे स्थापित किया था? चेरो। पेरिपल का अज्ञात लेख प्रथम शताब्दी जो कि भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापार संबंध का विस्तृत प्रस्तुत करता है। यह नौरा, मुसिगिरी, तोंडई, कोमारी जैसे पश्चिम तट के समृद्ध बंदरगाहों का उल्लेख करता है। इस काल में सबसे अधिक सोना तथा चांदी का आयात होता था। चेरो की प्राचीन राजधानी क्रूर से रोमन सुराहियों के टुकड़े तथा सिक्के मिले हैं। अरिकमेडु भारत रोमन व्यापार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल था। अरिकमेडु जहां देश के विभिन्न भागों में व्यापारिक वस्तुएं एकत्र की जाती तथा फिर यहां से रोम को भेजा जाता था। रोम के साथ व्यापारिक संबंध में भारत को ही लाभ होता था। चेरो के अलावा कुषाण ने भी रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। चेर के अलावा कुषाणों ने भी रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, इल्तुतमिश। मुस्लिम शासक इल्तुतमिश का साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान के पद की स्वीकृति की प्रार्थना किया।
खलीफा द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान स्वीकार किए जाने के कारण उसका पद कानूनी बन गया और दिल्ली सल्तनत वैध रूप से एक स्वतंत्र राज्य बन गया। इस वह अपने धार्मिक विचार के कारण तत्कालीन धार्मिक नेता का समर्थन प्राप्त करके अपने राज्य को नैतिक समर्थन दिलाने में सफल हुआ। डॉक्टर आर पी त्रिपाठी के शब्द में भारत में मुस्लिम सभ्यता का इतिहास इसी से आरंभ होता है। मुस्लिम शासक इल्तुतमिश का साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान के पद को स्वीकृति की प्रार्थना किया। बगदाद के खलीफा खलीफा द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान स्वीकार किए जाने के कारण उसका पद कानूनी बन गया और दिल्ली सल्तनत वैध रूप से एक स्वतंत्र राज्य बन गया। वह अपने धार्मिक विचार के कारण तत्कालिक धार्मिक नेता का समर्थन प्राप्त करके अपने राज्य को नैतिक समर्थन दिलाने में सफल हुआ। डॉक्टर आर पी त्रिपाठी के शब्दों में भारत में मुस्लिम सभ्यता का इतिहास इसी से आरंभ होता है, इल्तुतमिश से। किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन एक शक्तिशाली मुसलमान सुल्तान था, परंतु उसने उसने शासन में इस्लाम के सिद्धांत का पालन नहीं किया। यद्यपि अलाउद्दीन ने यामनी उल खिलाफत नसरी अमीर मोमिन खलीफा का नाइब की उपाधि ग्रहण किया था। इसका आशय नाम मात्र के लिए खलीफा को परंपरा को सत्यापित करना है हो सकता था, इसके अलावा कुछ नहीं। अलाउद्दीन ने खलीफा से सुल्तान के पद को स्वीकृत देने की आवश्यकता नहीं समझा और न कभी उसके लिए प्रयत्न किया। उलेमा वर्ग से वह कोई सलाह भी नहीं लेता। इस प्रकार अलाउद्दीन ने शासन शासन में न तो इस्लाम के सिद्धांत का सहारा लिया, न उलेमा वर्ग से सलाह ली और न ही खलीफा के नाम का सहारा लिया। सुल्तान के अधिकारों पर धर्म कोई सीमा लगाए यह स्वीकार नहीं। तुगरिल खान ने किसके किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तुगरिल खान बलबन बलबन के समय में। ताता तातर खां तातार खां को हटाकर तुगरिल खां को बंगाल का इक़्तिदार बनाया गया, जो बलबन का एक योग्य गुलाम सरदार था। परंतु तुगरिल खां ने 1279 में बलबन से विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह से बलबन को बड़ा धक्का लगा। यह एक गुलाम सरदार का पहला विद्रोह था। यदि वह सफल हो जाता तो बलबन की संपूर्ण व्यवस्था नष्ट हो जाती। तातार खां को हटाकर तुगरिल खान को बंगाल का इक़्तिदार बनाया गया, जो बलबन का एक योग्य गुलाम सरदार था। परंतु तुगरिल खान ने 1279 में बलबन से विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह से बलबन को एक बड़ा धक्का लगा। यह एक गुलाम सरदार का पहला विद्रोह था। यदि वह सफल हो जाता तो बलबन की संपूर्ण व्यवस्था नष्ट हो जाती। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? औरंगजेब। चाइल्ड का प्रथम आंग्ल आंग्ल भारतीय युद्ध 1686 से 1690 तक चला था। चाइल्ड का प्रथम आंग्ल भारतीय युद्ध 1686 से 1690 तक चला। इसमें मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़े पैमाने पर हार झेलनी पड़ी। चाइल्ड ने मुगल के प्रति आक्रमण नीति अपनाई। अंग्रेज भारत और यूरोप के बीच व्यापार के लिए विशेष अधिकार चाहते थे, जिसे औरंगजेब ने देने से मना कर दिया था। चाइल्ड का प्रथम आंग्ल भारतीय युद्ध 1686 से 1690 तक चला था, जिसमें मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़े पैमाने पर हार झेलनी पड़ी थी। चाइल्ड ने मुगल के प्रति आक्रमण नीति अपनाई। अंग्रेज भारत और यूरोप के बीच में व्यापार के लिए विशेष अधिकार चाहते थे, जिसे औरंगजेब ने देने से मना कर दिया। निम्न में से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था। विलियम बेंटिक के द्वारा प्रारंभ किया गया। विलियम बेंटिक के सामाजिक सुधार निम्नलिखित हैं। सन 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा पर रोक लगा दिया। विलियम बेंटिक ने 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा पर रोक लगाया। विलियम बेंटिक ने कर्नल सुलेमान के सहयोग से ठगों के गिरोहों का दमन किया। उस समय ठगों का देशव्यापी गुप्त संगठन था। विलियम बेंटिक ने कर्नल सुलेमान के सहयोग से ठग के गिरोह का दमन किया। उस समय ठगों का देशव्यापी गुप्त संगठन था। 1832 में धर्म परिवर्तन से होने वाली सभी अयोग्यताओं को समाप्त कर दिया, जबकि दास प्रथा उन्मूलन बेंटिक ने नहीं किया था। लॉर्ड एलनबरो ने 1843 के एक्ट 5 द्वारा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन एलनबरो ने किया था। दास प्रथा का उन्मूलन भारत से 1843 में एक्ट 5 के द्वारा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलनबरो ने किया था। किसने सिंध विजय कर उसका
अधिकरण किया था। सिंध विजय कर किसने अधिकरण किया था? सिंध में उत्तराधिकार के विवाद में अंग्रेज ने नेपियर के द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया और जब अमीरों ने इसका विरोध किया तो उसके विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया। पूरे सिंध ने थोड़े समय में ही आत्मसमर्पण कर दिया। अमीरों को बंदी बनाकर सिंध से निर्वासित कर दिया गया। सन 1843 में गवर्नर जनरल एलनबरो के अधीन सिंध को ब्रिटिश राज्य शासन में मिला लिया गया और चार्ल्स नेपियर का इसका प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया। सिंध में उत्तराधिकार के विवाद में अंग्रेज ने नेपियर के द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया और जब अमीरों ने इसका विरोध किया तो उसने इसके विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया। पूरे सिंध ने थोड़े समय में ही आत्मसमर्पण कर दिया। अमीरों को बंदी बनाकर सिंध से निर्वासित कर दिया गया। सन 1843 में गवर्नर जनरल एलनबरो के अधीन सिंध को ब्रिटिश राज्य शासन में मिला लिया गया और चार्ल्स नेपियर का इसका प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1872 में। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुआ, जबकि ब्रिटिश भारत में नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुआ। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, जबकि ब्रिटिश भारत में नियमित जनगणना 1881 में नियमित हो रहा है और प्रथम जनगणना 1872 में हुआ लॉर्ड मेयो के काल में। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? यह दिया गया था 23 मार्च 1931 को। सन 1928 में एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में ही तीनों क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सजा सुनाई गई थी। इन तीनों क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। सन 1928 में एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामला में ही तीनों क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इन तीनों क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी के वर्धा के निकट पवनार ग्राम से शुरू हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में वर्धा के निकट पवनार ग्राम से शुरू हुआ। इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही जो थे ये थे ब्रह्मदत्त थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 को वर्धा के निकट पवनार ग्राम से शुरू हुआ। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? खुफिया रेडियो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता। मुंबई के ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को आयोजित इस बैठक में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने मुंबई में भूमिगत खुफिया रेडियो की स्थापना किया। इसका नाम द वॉइस ऑफ फ्रीडम रखा गया। मुंबई के ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को आयोजित इस बैठक में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने मुंबई में खुफिया रेडियो की स्थापना किया। उषा मेहता ने मुंबई में, इसका नाम द वॉइस ऑफ फ्रीडम रखा गया। द वॉइस ऑफ फ्रीडम। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक नामक चिकित्सक बिंबिसार के दरबार में रहता था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने राजगिरी को अपना राजधानी बनाकर मगध साम्राज्य की स्थापना किया। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। जीवक नामक चिकित्सक बिंबिसार के दरबार में रहता था। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाकर मगध साम्राज्य की स्थापना किया। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार में भारत नहीं होगा, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय इब्न बख्तियार खिलजी को जाता है। वह बनारस तथा अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुशामुद्दीन का सहायक था। उसने 12वीं से 13वीं शताब्दी में बिहार में
कर्मनाशा नदी के पूर्वी ओर सैनिक अभियान किया। उस समय वहां पर सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन था और पाल की पहली महत्वपूर्ण सफलता अनंतपुरी बिहार शरीफ की विजय की थी। 1198 ईस्वी में संपन्न हुआ। बख्तियार खिलजी ने ऐबक को संप्रभुता औपचारिक रूप से स्वीकार की, मगर व्यवहार में वह अपने वर्जित क्षेत्रों का शासक बना रहा। उसने अपनी राजधानी लखनौती को बनाया था। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय इब्न बख्तियार खिलजी को जाता है। तुर्क सत्ता बख्तियार खिलजी को जाता है। वह बनारस तथा अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुशामुद्दीन का सहायक था बख्तियार खिलजी। उसने 12वीं से 13वीं शताब्दी में बिहार में कर्मनसा नदी के पूर्वी ओर सैनिक अभियान किया। उस समय वहां पर सेन वंश का शासन लक्ष्मण सेन था और पाल की पहली महत्वपूर्ण सफलता औरंतपुरी बिहार शरीफ की विजय थी, जो 1198 में संपन्न हुआ। बख्तियार खिलजी ने ऐबक की संप्रभुता औपचारिक रूप से स्वीकार की ऐबक की, मगर व्यवहार में वह अपने वर्जित क्षेत्र का शासक बना रहा। उसने अपनी राजधानी लखनौती को बनाया था। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बिहार का प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने भारतीय संविधान में संशोधन के लिए मैक्टेन्यू चेम्स्फोर्ड प्रस्ताव के आधार पर बनी भारत सरकार अधिनियम 1919 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित करवाया। सन 1920 में इन्हें बिहार और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश शासन में इस पद पर आसीन होने वाले पहले भारतीय थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने भारतीय संविधान में संशोधन के लिए मैक्टेन्यू चेम्स्फोर्ड प्रस्ताव के आधार पर बने भारत सरकार अधिनियम 1919 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित करवाया था। वर्ष 1920 में इन्हें बिहार और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया। ब्रिटिश शासन में इस पद पर आसीन होने वाले पहले भारतीय थे ये। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू थे। संथाल विद्रोह, जिसे क्षेत्रीय तौर पर संथाल हुल के नाम से जाना जाता है, यह जनजातीय आंदोलन में संभवतः सबसे व्यापक एवं प्रभावशाली विद्रोह था। यह वर्तमान झारखंड के पूर्वी क्षेत्र, जिसे संथाल परगना, दामन एक को, भागलपुर व राजमहल पहाड़ियों के आसपास का क्षेत्र था, के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह 1855-56 में सिद्धू कान्हू चांद भैरव के 4 भाइयों और फूलो और तथा झानो 2 बहनों के साथ में नेतृत्व किया गया था। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन द्वारा जनजातीय जीवन शैली और उसकी सामाजिक संरचना व उसकी संस्कृति में हस्तक्षेप करने के विरुद्ध किया गया था। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बिहार का चौरी विद्रोह जो हुआ था, यह हुआ था 1798 में। बिहार का चौरी विद्रोह 1798, 1795 से 1800 ईस्वी में तय हुआ था। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था? 1936 में। 1 अप्रैल 1936 को 36 से उड़ीसा प्रांत को बिहार प्रांत से अलग करके नया राज्य बना दिया गया। 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग कर किया गया था। 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था। 22 मार्च 1912 को झारखंड को एक पूर्ण राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके बनाया गया। झारखंड को बिहार से अलग किया गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हुआ बिहार से। और बिहार बंगाल से अलग हुआ था 22 मार्च 1912 को। बिहार और उड़ीसा प्रांत बंगाल से अलग कर दिए गए थे। सौरमंडल का प्रधान आकाशवाणी पिंड कौन सा होता है? यह सूर्य होता है। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा व प्रधान पिंड है, जिसमें हमारे पूरे सौरमंडल के द्रव्यमान का बड़ा भाग निहित होता है। यह ऊर्जा का एक शक्तिशाली भंडार के रूप में हाइड्रोजन और हीलियम गैस का एक गोला है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का छोटा सा भाग पृथ्वी पर पहुंचता है। पृथ्वी के आंतरिक तरफ नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? नीफे में निकेल और फेरस होती है शायद। पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 अलग परतों में विभक्त किया गया है, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। क्रस्ट पृथ्वी की सबसे गहरी परत है, जबकि क्रोड पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है, जबकि बाहरी क्रोड तरल अवस्था में है। क्रोड बहुत भारी सामग्री से बना है, जो ज्यादातर निकेल और लोहा से बना है, इसलिए इसे नीफे परत भी कहते हैं। नी से निकेल, फे से फेरस। भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यह डब्ल्यू.एम. डेविस के द्वारा किया गया था। डब्ल्यू.एम. डेविस ने 1899 ईस्वी में भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया तथा बताया कि भौगोलिक चक्र अपरदन की वह अवधि है जिसके अंतर्गत उत्थित भूखंड अपरदन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक
आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाती हैं। इसी आधार पर डेविस ने यह प्रतिपादित किया कि स्थल रूप संरचना परक्रम तथा समय का प्रतिफल ही है। डब्ल्यू एम डेविस ने 1899 में भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया तथा बताया कि भौगोलिक चक्र अपरदन की वह अवस्था है जिसके अंतर्गत उत्थित उत्थित भूखंड अपरदन के प्रक्रम द्वारा उत्पादित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाते हैं। इसी आधार पर डेविस ने यह प्रतिपादन किया कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल ही है। गर्जने वाली चालीसा क्रम पचासा क्रमंड पचासा चीखने वाली साठा पवन पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? यह पवन जो है दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। गरजता चालीसा कर्म पचासा चीखने वाली साठा पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच चलने वाली शक्तिशाली पछुआ पवन है। यह हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में रुकावट के अभाव के कारण तीव्र गति से चलती है। इन पछुआ पवन को 40 डिग्री अक्षांश के आसपास गरजता चालीसा और 60 डिग्री अक्षांश के पास चीखता साठा कहा जाता है। गरजता चालीसा क्रम पचासा चीखने वाली साठा पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच चलने वाली शक्तिशाली पछुआ पवन है। ये हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में रुकावट के अभाव के कारण तीव्र गति से चलती है। इन पछुआ पवन को 40 डिग्री अक्षांश के आसपास गरजता चालीसा तथा 60 डिग्री अक्षांश के पास में चीखता साठा कहते हैं। 40 डिग्री पे चालीसा, 60 डिग्री पे चीखता साठा। सारगैसो सागर एक महासागर है। किसका यह है? उत्तरी अटलांटिक महासागर का। सारगैसो सागर एक हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 डिग्री से 75 पश्चिम देशांतर के मध्य चारों ओर प्रभावित होने वाले जलधारा के मध्य शांत एवं स्थिर जल क्षेत्र है। सारगैसो एक प्रकार की घास होती है जो जड़ विहीन होती है। इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहते हैं जिसके नाम पर ही इसका नाम सारगेसो सागर रखा गया है। सारगेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिम देशांतर के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के शांत एवं स्थिर जल क्षेत्र है। सारगैसो एक प्रकार की घास होती है जो जड़ विहीन होती है। इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहते हैं जिसके कारण इसका नाम सारगेसो सागर रखा गया है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को कहते हैं मैकमोहन। सर हेनरी मैकमोहन जो ब्रिटिश सरकार के विदेश सचिव थे, इन्होंने ही मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया जो भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा है। भारत मैकमोहन रेखा को वास्तविक नियंत्रण रेखा मानता है जबकि चीन इसे खारिज कर देता है। इसका निर्धारण 3 जुलाई 1914 को किया गया। इसकी लंबाई 890 किलोमीटर है। 890 किलोमीटर मैकमोहन रेखा की लंबाई है जिसका निर्धारण भारत और चीन के बीच में 3 जुलाई 1914 को किया गया था ब्रिटिश सरकार के समय। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधा को पार नहीं करती। इसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। राजस्थान में कम वर्षा होती है क्योंकि राजस्थान में मानसून सर्वप्रथम दक्षिण पश्चिम शाखा में प्रवेश करती है। यह अरावली पर्वतमाला के मानसून को समांतर होने के कारण राजस्थान में कम तथा अनियमित वर्षा होती है। यहाँ पर चलने वाली हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है और यहाँ अधिक गर्मी बनी रहती है। भारत में बाघ परियोजना 1973 में शुरू किया गया था। भारत में बाघ परियोजना 1973 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य बाघों की विलुप्त होती हुई प्रजाति के संरक्षण से था। 1973 में बाघ परियोजना शुरू किया गया क्योंकि बाघों की विलुप्त होती हुई प्रजाति को संरक्षण से है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का थीम था सभी के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। केरवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? केरवा जो है यह केसर के लिए प्रसिद्ध है। केरवा केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीरी भाषा में केरवा का शाब्दिक अर्थ उन्नत टेबल लैंड होता है। केरवा मृदा में समतल शीर्ष वाले टीले हैं जो कश्मीर घाटी के चारों तरफ से घिरे हुए हैं। ये स्तनपायी जीवाश्म और कुछ स्थानों पर पीठ तथा प्रतिष्ठित हैं। केरवा के निक्षेपों में रेत, गाद मिट्टी, रोल मिट्टी इत्यादि पाए जाते हैं। यह
यह घाटी कृषि और बागवानी फसलों के लिए काफी लोकप्रिय है काफी लोकप्रिय है यह घाटी कृषि और बागवानी फसलों के लिए काफी लोकप्रिय है। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? केरल। भारत का केरल राज्य थोरियम का उत्पादन सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। थोरियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। इसका परमाणु ऊर्जा के उत्पादन प्रयोग किया जाता है। थोरियम के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। थोरियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। इसका इसका परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? अखबारी कागज जो है नेपनगर, गुजरात साइड होगा, नेपनगर मध्य प्रदेश में है। नेपनगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेपनगर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिला में स्थित है। बुरहानपुर जिला मध्य प्रदेश में है नेपनगर, जो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अखबारी कागज बनाने वाले भारत का एक सार्वजनिक उपक्रम है। इसका मुख्य कच्चा माल सलाई की लकड़ी एवं बांस था, जो इसके जंगल से आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसका मुख्य कच्चा कागज पेपर बनाने के लिए, अखबारी कागज बनाने के लिए मुख्य कच्चा माल है क्या? सलाई की लकड़ी एवं बांस था, जो इसके जंगल से आसानी से प्राप्त हो जाते थे। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदा गया था? भारत में पहला कोयला कोयला खान जो खोदा गया था, यह रानीगंज में, शायद रानीगंज। भारत में कोयला के खनन का इतिहास पुराना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1774 ईस्वी में दामोदर नदी के पश्चिम किनारे पर रानीगंज में कोयला का वाणिज्य खनन आरंभ किया था। भारत में कोयले के खनन का इतिहास पुराना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1774 में दामोदर नदी के पश्चिम किनारे पर गुजरात में रानीगंज गुजरात में, सॉरी, झारखंड में कोयला का वाणिज्य खनन प्रारंभ किया था। भारत का जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति है भील। भारत जनगणना 2011 के अनुसार भारत में भील अनुसूचित जनजाति का कुल संख्या 46,18,068 है, जो जो कुल अनुसूचित जनजाति का आबादी का 37.7% है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में भील अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या 46,18,068 है, जो कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी का 37.7% है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। इसकी आबादी 4,35,007, इसकी आबादी है 43,57,918 है। इसकी जनसंख्या कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी का 35.6% है। 35.6% गोंड है और 37.7% आबादी किसकी है? भील की है। तो भारत में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या भील की, उसके बाद गोंड की आती है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार 13वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के आधार पर तीसरा राज्य है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। कोसी नदी का उद्गम चीन के अधीन तिब्बत से होता है। कोसी का, जहां अरुण कोसी नदी अपनी 7 सहायक नदियों के शुद्ध कोशी, तांबा कोशी, लखन, दूध कोशी, भोटिया, अरुण, तामूर से मिलकर बनती है। कोसी नदी अंत में 3 नदियों में बढ़ जाती है, तामूर, अरुण एवं सुन कोसी। यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, जिसके कारण इसे बिहार का शोक का संज्ञा दी जाती है। यह नदी बिहार के खगड़िया जिला में गंगा नदी में समाहित हो जाती है। यह उत्तरी बिहार की एक नदी है। कोसी नदी का उद्गम चीन के अधीन तिब्बत से होता है। यह अरुण कोसी नदी अपनी 7 सहायक नदियों शुद्ध कोशी, तांबा कोशी, लखन, तलक, दूध कोशी, भोटिया, अरुण, तमूर से मिलकर बनती है। कोसी नदी अंत में 3 नदियों में बढ़ जाती है, तमूर, अरुण एवं सुन कोसी। यह नदी अपने मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है, जिसके कारण इसे बिहार का शोक की संज्ञा दिया गया है। यह नदी बिहार के खगड़िया जिला में गंगा नदी में समाहित हो जाती है। यह उत्तरी बिहार का एक नदी है। बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? बिहार के किस जिला में है? यह कैमूर जिला के भभुआ में है। तेलहर कुंड अथवा तेलहर जलप्रपात बिहार के कैमूर जिला के भभुआ अधौरा मार्ग पर स्थित है। यह जलप्रपात दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतार पठार में स्थित है। इस झरने की खास बात यह है कि इसका पानी हमेशा ठंडा रहता है। वर्तमान समय में यह
स्थान पर्यटकों में काफी लोकप्रिय होता जा रहा है। इस जलप्रपात पर करमचट बांध स्थित है। तेलहर कुंड अथवा तेलहर जलप्रपात बिहार के कैमूर जिला के भभुआ अधौरा मार्ग पर स्थित है। यह प्रपात दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार में स्थित है। इस झरने की खास बात यह है कि इसका पानी हमेशा ठंडा रहता है। वर्तमान समय में यह स्थान पर्यटकों के काफी लोकप्रिय होता जा रहा है। इस जलप्रपात पर करमचट बांध स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? यह है कनवार झील है। कनवार झील, कनवार या कांवर झील एशिया का सबसे बड़ा ताजे जल वाली गोखुर झील है। एशिया का सबसे ताजा जल वाला झील गोखुर झील, ये कनवार या कांवर झील है। और यह एक पक्षी अभ्यारण्य बर्ड सेंचुरी भी है। यह बिहार राज्य के बेगूसराय जिला में इस झील के लिए जल आपूर्ति गंडक, बिया तथा करेह नदी के संगम से होता है। कनवार या कांवर झील एशिया का सबसे बड़ा ताजे जल वाली गोखुर झील है। यह पक्षी अभ्यारण्य बर्ड सेंचुरी भी है। यह बिहार राज्य के बेगूसराय जिला में स्थित है। इस झील के लिए जल आपूर्ति गंडक, बीजा तथा करेह नदी के संगम से होता है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? जमुई में। बिहार सरकार ने जमुई जिला में देश के सबसे बड़े सोने भंडार की खोज की अनुमति देने का फैसला लिया। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार जमुई जिले में 37.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार मौजूद है। 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार बिहार सरकार ने जमुई जिला में देश का सबसे बड़ा सोने भंडार की खोज की अनुमति दिया है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं? सिल्क सिटी के नाम के भागलपुर को। बिहार प्राचीन काल से ही रेशम निर्मित कपड़ा के लिए मशहूर रहा है। राज्य में भागलपुर एवं आसपास के क्षेत्र सूती रेशम उद्योग की अधिकतर इकाइयां अवस्थित है। भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। सिल्क सिटी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? बिहार में महिला साक्षरता दर है 61.8% है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है। बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.2% है और महिला का 51.5% है। बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता सहरसा की 41.68% है। सहरसा में 41.68% है। जनगणना 11 के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता बिहार की है। बिहार की साक्षरता 61.8 है, 61.8% है। बिहार में पुरुष साक्षरता 71.2% है। वह महिला 51.5% है। बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता सहरसा का 41.68%। महिला की साक्षरता 51.5, पुरुष का 61.8। अब बिहार का साक्षरता है ये। बिहार की साक्षरता है 61.8 है महिला, जिसमें पुरुष की 71.2 है और महिला 51.5 है। अगर भारत में बिहार का पूरा साक्षरता अगर देखा जाए तो 61 है। पुरुष उससे 10 बढ़ गया और महिला 61 से 10 कम हो गई। सबसे कम है साक्षरता सहरसा में है। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य थे? यह सदस्य थे 788 सदस्य हैं। 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए निर्वाचन मंडल में शामिल हुए थे। राज्यसभा के लिए 233 निर्वाचित सदस्य थे। राज्यसभा में 12 मनुष्य सदस्य थे। लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य थे। निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदन के कुल 788 सदस्य थे। चूंकि निर्वाचन मंडल में सभी सदस्य संसद के दोनों सदन के सदस्य होते हैं, इस प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य समान अर्थक का होता है, एक होता है। एनडीए के उम्मीदवार श्री जगदीश धनखड़ ने देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। विपक्ष के यूपीए के उम्मीदवार कांग्रेस नेता श्रीमती मार्गरेट अल्वा को श्री जगदीश धनखड़ ने 528 से 182 से भारी मतांतर से पराजित किया था। श्रीमती कांग्रेस का कौन था? श्रीमती मार्गरेट अल्वा को हराया गया था। जगदीश धनखड़ ने 14वें उपराष्ट्रपति थे। कितना मत लाए थे ये? 528 लाए थे, वो 182 लेके आए थे। कुल सदस्य कितने भाग लिए थे इसमें? 788 सदस्य थे निर्वाचन मंडल में, जिसमें से 14वें उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ बने थे। ये बने थे 528 मत ला करके। 128 मत लाए थे कौन? कांग्रेस के जो थे 182 लाए थे। उसका नाम था मार्गरेट अल्वा। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? कितनी भी बार बन सकता है। भारत के राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी जब तक पद ग्रहण न कर ले तब तक राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत
भी पद पर बना रह सकता है। संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार वह इस पद पर पुनः निर्वाचन हो सकता है। वह कितनी भी बार पुनः निर्वाचित हो सकता है। हालांकि अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार ही अधिक राष्ट्रपति बन सकता है। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? लोकसभा में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। संसद में संसद के प्रत्येक सत्र को आहूत करने के लिए राष्ट्रपति समय समय पर आदेश जारी करता है, लेकिन संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र फरवरी से मई तक, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक, शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक। पहला सत्र जो होता है, 3 सत्र होते हैं, जिसमें पहला सत्र होता है बजट सत्र, फरवरी से मई तक चलता है। फिर मानसून सत्र दूसरा होता है, जुलाई से सितंबर तक होता है। फिर तीसरा जो सत्र होता है वो शीतकालीन सत्र होता है, नवंबर से दिसंबर तक। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष श्री शीतलवाद थे। भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग वर्ष 1955 में भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल एम सी शीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया। तब से लेकर 21 से अधिक विधि आयोग का गठन किया जा चुका है। विधि आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। विधि आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। विधि आयोग केंद्र सरकार द्वारा इसे संदर्भित या स्वतः स्वतः किसी मुद्दे पर कानून या शोध, भारत में विद्यमान मौजूद कानूनों की समीक्षा तथा उसमें संशोधन करने और नया कानून बनाने में हेतु सिफारिश करता है। वर्ष 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 वर्ष की अवधि के लिए भारत के 22वें विधि आयोग का गठन की मंजूरी प्रदान किया था, लेकिन अभी तक इसका गठन नहीं किया गया। 21वें विधि आयोग का जस्टिस BS चौहान थे। न तो संवैधानिक और न ही वैधानिक निकाय होता है विधि आयोग। भारत में यदि एक चुनाव लागू किया गया तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? भारत में एक राज्य एक कानून चुनाव करने के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद को संशोधन करना होगा। संसद के सदनों की अवधि अर्थात लोकसभा व राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 83 में वर्णित किया गया है। संसद के सदनों की अवधि अथवा लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 83 में वर्णित है। अनुच्छेद 172 अर्थात राज्य की विधायिकाओं के कार्यकाल में संशोधन करना होगा। अनुच्छेद 172 में राज्य की विधायिकाओं के कार्यकाल में संशोधन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 85 अर्थात संसद सत्रावासन और विघटन के बारे में अनुच्छेद 85 में किया गया। अनुच्छेद 174 अर्थात राज्य के विधानमंडल में सत्रावासन और विघटन। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 356 में भी संशोधन होगा। तो भारत में एक राज्य एक चुनाव लागू करने के लिए निम्न अनुच्छेद में से संशोधन करना होगा। एक देश एक चुनाव करने के लिए भारत के सदन की अवधि अर्थात लोकसभा में 83, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 356 में संशोधन करना होगा। किस राज्य में पंचायती व्यवस्था नहीं है? किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? केरल में। केरल राज्य में 3 स्तरीय पंचायती राज संस्थान है। ग्राम पंचायत, प्रखंड पंचायत, जिला पंचायत लागू है। बाकी नागालैंड ग्राम परिषद, मिजोरम ग्राम परिषद, मेघालय स्वशासी जिला परिषद व्यवस्था लागू है। अतः नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पंचायती व्यवस्था नहीं है। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। केरल में पंचायती राज व्यवस्था है। ग्राम पंचायत, प्रखंड पंचायत, जिला पंचायत है। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीट का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? 2026 तक। संविधान के 84वें संविधान के 84वें संशोधन 2002 के अनुसार वर्ष 2026 तक लोकसभा का परिसीमन वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। साथ ही राज्यों के विधानसभा के क्षेत्रों का परिसीमन वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाता है। संविधान के 84वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार वर्ष 2026 तक लोकसभा का परिसीमन वर्ष 1971 के जनगणना के आधार पर किया जाएगा। साथ ही राज्यों के विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर राज्य विधानसभा में परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर है और 2002 84वें संविधान संशोधन 2026 तक 1971 जनगणना के आधार पर किया जा रहा है। अभी सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है। यह अपील का सर्वोच्च न्यायालय जो नागरिकों के मौलिक अधिकार का गारंटी और संविधान का संरक्षक है। यह संविधान का अंतिम विवेचक के रूप में कार्य करता है। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करता है? प्रत्येक 5 वर्षों में वित्त आयोग का गठन करता है।
राज्य की राज्यपालिका प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई के तहत आई के अनुसार वित्त आयोग का गठन करेगा, जो निम्न सिफारिश करेगा। पहला, राज्य की समेकित निधि कोष से पंचायत की दी जाने वाली अनुदान सहायता। दूसरा, पंचायत की वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए आवश्यक उपाय। तीसरा, राज्यपाल द्वारा आयोग को सौंपा जाने वाला कोई भी मामला जो पंचायत की मजबूत वित्त के लिए हो। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण ग्रामीण लोगों के समग्र विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया बहु परियोजना कार्यक्रम था। इसका शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि और संबंधी मामले, सिंचाई, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूरक रोजगार, आवास व प्रशिक्षण आदि का सुधार है। यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। एनएसओ के 68वें दौर पर आधार पर गरीबी अनुमान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? गरीबी अनुमान एनएसओ के 68वें दौर की रिपोर्ट के आधार बनाकर योजना आयोग, जो अब नीति आयोग बन गया है, 2011-12 के लिए निम्न बातों का उल्लेख किया था। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 27.20 रुपए प्रति प्रति व्यक्ति प्रतिदिन गरीबी परिभाषित किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में 33.30 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन गरीबी मानक के रूप में परिभाषित किया गया। वर्ष 2011-12 की कुल जनसंख्या में गरीब रेखा से नीचे अनुमान 2004-5 से 37.2% घटकर 21.9% रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निम्न में से भारत में सूक्ष्म उद्योग को आंशिक रूप से परिभाषित करता है। 23 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज में एमएसएमई को परिभाषित में संशोधन किए जाने की घोषणा की गई। इसके अनुसार सूक्ष्म विनिर्माण एवं सेवा उद्यम क्षेत्र जिसमें निवेश 1 करोड़ रुपए तथा वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक हो। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है? 1 जुलाई 2015 को हर खेत को पानी के आदर्श वाक्य के साथ शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का सुनिश्चित सिंचाई के साथ खेती वाले क्षेत्र का विस्तार करने, पानी के बर्बादी को कम करने और जल उपयोगिता दक्षता में सुधार करने के लिए लागू किया गया। इसका उद्देश्य निम्न को शामिल किया गया, जिसमें जल निकाय की मरम्मत, नवीकरणीय, सटीक सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकी, अधिक फसल प्रति बूंद को अपनाया कर वृद्धि है, वर्षा संचयन संरचना का निर्माण आदि था। भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति क्षेत्र ग्रामीण बैंक की पूर्ण संरचना से संबंधित है। भंडारी समिति 1994 का संबंध क्षेत्र ग्रामीण बैंकों का पूर्ण संरचना से इसके व्यापक पुनर्गठन के लिए 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पहचान की गई थी। राष्ट्रीय पेंशन योजना के संबंध में सही कथन कौन सा? राष्ट्रीय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण जो संवैधानिक विनियामक निकाय है, इसकी स्थापना 1/2/2014 को किया गया था। 1/2/2014 को की गई। इसका उद्देश्य एनपीसी अंशदाता के वृद्धावस्था आय की सुरक्षा और हित की रक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। बिहार सरकार द्वारा घोषित 7 निश्चय भाग 2 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। पहला है 7 निश्चय 1 युवा शक्ति बिहार की प्रगति। निश्चय 2 में सशक्त महिला सक्षम महिला। 3 में हर खेत में सिंचाई को पानी। चौथा स्वच्छ ग्राम ग्रामीण समृद्धि। 5वां स्वास्थ्य शहर विकसित शहर। 6 नंबर में आसान कनेक्टिविटी। 7 में सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। इस योजना में कहीं पर भी सभी के लिए वायु मार्ग की बात नहीं की गई है। बिहार सरकार द्वारा घोषित 7 निश्चय 2 में निम्न प्रावधान किए गए थे। 7 निश्चय 2 में प्रावधान थे। पहला, युवा शक्ति बिहार को प्रगति। दूसरा, सशक्त महिला सक्षम महिला। तीसरा, हर खेत में सिंचाई की पानी। चौथा, स्वस्थ ग्राम ग्रामीण समृद्धि। 5वां, स्वस्थ शहर विकसित शहर। पांचवा था स्वस्थ शहर विकसित शहर। 6 नंबर में था आसान कनेक्टिविटी। 7 में है सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें बच्चा खान के नाम से भी जाना जाता है।
यह एक पश्तून स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश राज के शासन को समाप्त करने के लिए अभियान चलाया। शांतिवाद का पालन और महात्मा गांधी से घनिष्ठ संबंध के लिए उन्हें सीमांत गांधी के नाम के लिए जाना जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? ग्वालियर में हुआ था। कहाँ पे हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को झांसी की रानी का जन्म हुआ था। बनारस में हुआ था और 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रितानी सेना से लड़ते-लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रितानी सेना से लड़ते-लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गया था। 19 नवंबर को जन्म हुआ था 28 में और 58 में मरी है अंग्रेज से लड़ते-लड़ते। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। यह बोला गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। बंगाल विभाजन के समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। बंगाल विभाजन की घोषणा जुलाई 1905 में की गई थी। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन विभक्त रूप से हुआ, आंदोलनकारी ने इस दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाया था। बंगाल विभाजन के समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। ये बंगाल विभाजन की घोषणा जुलाई 1905 में किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हुआ तो आंदोलनकारियों ने इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया था। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? सरदार उधम सिंह ने माइकल ओडायर को मारा था। सरदार उधम सिंह जिन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद रखा था। सरदार उधम सिंह जिसने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद नाम रखा। इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर जिन्हें पंजाब में 1919 के विरोध में प्रदर्शन के वितस्ना के रूप में कुचले का संचालन किया था, उसकी ब्रिटिश में जाकर हत्या कर दी थी। इसके लिए उन्हें 1940 में फांसी दी गई थी। सरदार उधम सिंह जिन्होंने अपना नाम रखा था राम मोहम्मद सिंह आजाद रखा था। इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को, जिसने पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में भीषण आक्रमण किया था, क्या बोलते हैं, भीषण गोली चलवाया था, उसको कहाँ पे जाकर मारा था? या अंग्रेज कहाँ बोलते हैं, ब्रिटेन में जाकर के मारा, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, इसके लिए वर्ष 1940 में इसे फांसी दी गई थी। किसे? सरदार उधम सिंह को। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली के लिए वल्लभ भाई पटेल। जब जनवरी 1926 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन के भू राजस्व की दर 30% की वृद्धि की गई, तब यहाँ कांग्रेस नेता के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने तीव्र विरोध किया। फरवरी 1928 में वल्लभ भाई पटेल के आंदोलन 3 महिलाओं ने सरदार की उपाधि का विभूषित किया है। के एम मुंशी तथा क्या बोलते हैं, लालजी नरंजी के आंदोलन के समर्थन में बंबई विधान परिषद की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। इस आंदोलन में उपजी समस्या के समाधान के लिए ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल समिति ने भू राजस्व के बढ़ोतरी की गलत बताया और बढ़ोतरी 30% से घटाकर 6.03% कर दी। इस प्रकार बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल के नेतृत्व में सफल हुआ था। जब जनवरी 1926 में स्थानीय स्वशासन ने भू राजस्व की दर 30% वृद्धि की घोषणा की, तब यहाँ के कांग्रेसी नेता ने नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने तीव्र विरोध किया। फरवरी 1928 में वल्लभ भाई पटेल के आंदोलन की महिलाओं ने सरदार की उपाधि विभूषित किया। के एम मुंशी तथा लालजी नारंगी ने आंदोलन में समर्थन के लिए मुंबई विधान परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। इस आंदोलन में से उपजी समस्या के समाधान के लिए ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल समिति ने भू राजस्व की बढ़ोतरी को गलत बताया और बढ़ोतरी 30% से घटाकर 6.03% कर दी गई। इस प्रकार बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल के नेतृत्व में सफल हुआ था। इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? रैमजे मैकनॉल नहीं था। फरवरी 1946 में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री एटली ने भारत के 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल योजना की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर था। 24 मार्च 1946 को लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आया। इसके द्वारा निम्न प्रस्ताव रखे गए थे: अंतरिम सरकार, भारत को स्वतंत्र देने के लिए नए संविधान के निर्माण हेतु आवश्यक सिद्धांत एवं उपाय। 24 मार्च 1946 को आया था यह। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने गांधी जी की व्यावसायिक इरविन से चर्चा करने के लिए स्वीकृति
किया। इसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को यह समझौता हुआ, जिसमें गांधी-इरविन समझौता कहा गया। 5 मार्च 1931 को हुआ था। कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने आश्वासन किया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इस शर्त पर भाग लेगी कि संवैधानिक मुद्दे पर भारतीयों के हित के संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान किए जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस पत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। इसी ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया तथा इसने इसे कांग्रेस का मुख्य मुख्य लक्ष्य घोषित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता बनाने में गांधी जी ने निर्णायक भूमिका निभाया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। इसी ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया। इसे कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनने में गांधी जी ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम कर दिया था स्वराज द्वीप। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में झंडा फहराया। इसका मानना था कि पोर्ट ब्लेयर ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र होने वाला पहला क्षेत्र था। नेताजी ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। 30 दिसंबर 2018 को अंडमान के रॉस, नील तथा हैवलॉक द्वीप का नाम क्रमशः नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप तथा स्वराज द्वीप कर दिया गया। 30 दिसंबर 2018 को अंडमान के रॉस द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया, नील द्वीप का नाम बदल करके शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में झंडा फहराया। इसका मानना था कि पोर्ट ब्लेयर ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र होने वाला पहला क्षेत्र था। नेताजी ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा था। 30 दिसंबर 2018 को अंडमान के रॉस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप और नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा गया। फरवरी 2022 में पुलिस चौकी में आग लगाने की वाली घटना चौरी चौरा किस राज्य में हुआ था? यह हुआ था उत्तर प्रदेश में। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिला के उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक एक छोटे से गांव का नाम भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। यहाँ के लोगों द्वारा शराब बिक्री एवं खाद्यान्न के मूल्य में हुई वृद्धि का विरोध किया जा रहा था, जहां पर पुलिस एक प्रदर्शनकारी के बीच विद्रोह हो गया, जिसने वहां की उग्र भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग के हवाले कर दिया, जिससे 23 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। अनेक राष्ट्रवादी नेताओं ने जैसे सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि ने गांधी जी के इस निर्णय का असहमति प्रकट किया था। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। अनेक राष्ट्रवादी नेता ने जैसे सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि ने गांधी जी के इस निर्णय से असहमति प्रकट किया। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? सन 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी नामक दो युवक ने मुजफ्फरपुर के जिला एचडीएच किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में उनके काफिले पर बम फेंका था। किंग्सफोर्ड के हत्या के प्रयास में उसके काफिले पर बम फेंका, जिसमें धोखे से 2 महिला की हत्या हो गई, जो मुजफ्फरपुर के वकील प्रिंसिपल कैनेडी की पत्नी और बेटी थी। इसमें प्रफुल्ल चौकी पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया, जबकि खुदीराम बोस को पुलिस ने गिरफ्तार करके 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दिया। सन 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी नामक 2 युवक ने मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास से उनके काफिले पर बम फेंका, जिसमें धोखे से 2 महिला की हत्या हो गई, जो मुजफ्फरपुर के वकील प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और बेटी थी। इसमें प्रफुल्ल चाकी पुलिस की गिरफ्तार से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया, जबकि खुदीराम बोस गिरफ्तार करके 11 अगस्त 1908 को फांसी दिया गया। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? आजाद दस्ता बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजविलास जंगल में आजाद दस्ता नामक संगठन का कार्यालय खोला गया, जिसके माध्यम से युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित कर दिया जा सके। आजाद दस्ता का मुख्य उद्देश्य युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाना, जो सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ का कार्य करते हैं। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? श्रम विभाग दिया गया था जगजीवन राम को।
2 सितंबर 1946 को एक ब्रिटिश उपनिवेश से एक स्वतंत्र गणराज्य में देश के संक्रमण को निगरानी के लिए भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष, विदेश मामले का और कॉमनवेल्थ संबंध, जबकि बिहार के जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया था। 1942 ईस्वी के त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल कर भागे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया था। 11 नवंबर 1942 को दीपावली के दिन यहाँ जहाँ अधिक संख्या के सूक्ष्मकर्मी छुट्टी पर थे, जब जयप्रकाश नारायण हजारीबाग के जेल से भागने भागने में सफल हो गए। 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 11 नवंबर 1942 को दीपावली के दिन जहां अधिक संख्या में सुरक्षाकर्मी छुट्टी पर थे, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागने में सफल रहे। 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। संविधान सभा की पहली आधिकारिक बैठक 9 दिसंबर 1946 को सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में की गई थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की पहली आधिकारिक बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें सचिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बने थे, और 2 दिन के बाद 9 दिसंबर को हुआ था सचिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बने, जो अस्थायी थे। अब अस्थायी अध्यक्ष बनेंगे 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इधर मैथ आंसर, इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा इसका डी। 47 का हो जाएगा, 47 का आंसर हो जाएगा सी। 48 का आंसर हो जाएगा डी। 49 का आंसर हो जाएगा सी। 50 का आंसर हो जाएगा बी।